शादी वाले दिन जब मेरी बीवी दुल्हन के रूप में शादी हाल में आई तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया। ऐसे मालूम हो रहा था जैसे उसने अपने आप को 7 पर्दों में छुपाकर रखा है। अपने ऊपर ना जाने कितने दुपट्टे डालकर वो मेरे सामने बैठ गई। मुझे बहुत खौफियत हो रही थी और बुरा महसूस हो रहा था क्योंकि सारे मेहमान अजीबोगरीब नजरों से हम दोनों को देख रहे थे। वो दुल्हन तो कहीं से नहीं लगती थी। ऐसे लग रहा था शादी में कोई डाकू दाखिल हो गई है जो इतने सारे पर्दे अपने ऊपर डालकर आई है। हर कोई उससे यही कह रहा था कि अपना चेहरा दिखाओ, लेकिन उसकी माँ सामने खड़ी थी, उसकी ढाल बनकर, और बोल रही थी कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा पर्देदार है, वो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाएगी सिवाय अपने दूल्हे के। अपनी सास की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा था। उन लोगों की सोच पर मुझे हैरत हुई थी। शादी का दिन था, हर कोई दुल्हन को देखना चाहता था। शादी हाल में इतने ज्यादा मर्द तो नहीं थे जितने दुपट्टे वो अपने ऊपर डालकर आई थी। मैंने सुना था मेरी होने वाली बीवी बहुत नेक है, पर्देदार है। मुझे इस बात से कोई मसला नहीं था, लेकिन इस तरह का कोई मामला होगा मुझे अंदाजा नहीं था, क्योंकि अच्छी खासी पर्देदार लड़कियों को मैंने शादी के दिन देखा है कि वो मुकम्मल तैयार होकर बहुत शौक से फोटो सेशन में लगी होती हैं। मैं भी अपनी बीवी को बार बार कह रहा था कि आप ये दुपट्टा हटा दें, लेकिन वो घूंघट के नीचे से ही इनकार में सर हिलाती जा रही थी। मेरी शादी थी और मेरा मूड शदीद खराब हो चुका था। जिंदगी की नई शुरुआत मेरे लिए बहुत अजीबो गरीब साबित हुई थी। मेरी शादी का सारा मजा किरकिरा हो गया था। हर रिश्तेदार ताने कस रहा था। हम लोग भी बहुत ज्यादा मॉडर्न नहीं थे, आम से लोग थे, लेकिन शादी तो इस तरह से नहीं होती। सारे मेहमान दुल्हन को देखना चाहते थे और वहां पर ज्यादा औरतें थीं। कौन सा इतने ज्यादा मर्द थे। शादी हाल से जब हम दुल्हन को रुखसत करके घर ले आए तब तक मेरा मूड बहुत खराब हो चुका था। मेरे दिल में दुल्हन को देखने की किसी किस्म की कोई चाह बाकी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था शादी के दिन मेरा बहुत मजाक बन चुका है। मैं चाहता था कि दुनिया देखे कि मेरी दुल्हन कितनी प्यारी है। मैंने खुद अब तक उसे नहीं देखा था, लेकिन सुना था कि वो बहुत प्यारी है। मेरी फुप्पो और चाचियां और उनकी बेटियां सब मेरी दुल्हन को देखने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन सब कुछ उलट हो गया था, जिसका मुझे बहुत अफसोस था। घर आकर छोटी छोटी रस्मों के बाद सब मेहमान चले गए। मैं अपने घर में अपनी अम्मी के साथ रहता था और कोई नहीं था। मेहमान ये कहते हुए चले गए कि आपकी दुल्हन तो हमें अपना चेहरा नहीं दिखा रही, शायद इसे ये खौफ है कि हम इसे नजर लगा देंगे। मेरी माँ को भी ये बात बुरी लगी थी। खैर, उन्होंने दुल्हन को कमरे में बिठा दिया और मुझे कहा कि दुल्हन के पास जाओ और उसे बताओ कि तुम्हारी वजह से हमारी कितनी बेइज्जती हुई है। मैंने कहा मुझे नहीं जाना उसके पास। जितनी बेइज्जती उसने हमारी करवानी थी करवा ली। अब मेरा दिल खट्टा हो गया है इस लड़की से। मैंने शदीद गुस्से का रद्द अमल करते हुए अपनी वालदा से कहा। मेरी वालदा ने मुझे समझा बुझाकर कमरे में भेजा। मैं बहुत खराब मूड के साथ कमरे में दाखिल हुआ। मुझे दुल्हन को देखने की कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने जाए नमाज पर उस अफसरा को देखकर मुझे सारी दुनिया भूल गई। मैं पलक झपकना भूल गया। मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा हसीन लड़की नहीं देखी थी। ऊपर से वो सुर्ख रंग का दुपट्टा अपने गोरे और खूबसूरत चेहरे के गिर्द ओढ़कर जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आसमान से कोई हूर या कोई परी उतर कर आ गई है। कुछ देर पहले वाला सारा गुस्सा मैं भूल चुका था। मैं उसके करीब जाकर बैठ गया और उसे देखने लगा। उसने शादी वाला लिबास ही पहना हुआ था, मगर मेकअप साफ कर लिया था, जो कि शायद वुजू करने की वजह से उसने मिटा दिया था। और अब जब वो बिना मेकअप के इतनी हसीन थी तो मेकअप के साथ कैसी लग रही होगी। वो दुआ में इस कदर मशगूल थी कि उससे मेरी आमद की खबर तक ना हो सकी। जब उसने मेरी तरफ देखा तो वो चौंक गई। उसने मुझसे सवाल किया कि आप कौन हैं। उसने इस कदर मासूमाना सवाल किया था कि मेरी हंसी छूट गई। मैंने उससे कहा कि इस वक्त तुम्हारे कमरे में तुम्हारे शोहर के अलावा और कौन आ सकता है। उसने कहा, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए पूछा है। मैंने उसका हाथ थाम कर उसे बेड पर बिठाया। उसने नजरें झुका ली और मुझसे कहा, मैं 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करती हूँ। मैंने सोचा आपके आने से पहले इशा की नमाज पढ़ लूँ। फिर कहने लगी, मैंने अपना मेकअप उतार दिया है, मैं वैसे फिर से तैयार हो जाती हूँ। मुझे बहुत अफसोस है
आप ने उस रूप में मुझे नहीं देखा जिसमें देखने की शायद आपकी ख्वाहिश थी। मैं उसे मना करना चाहता था, उसे कहना चाहता था कि उसे सिंगार की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो फौरन ही अपना मेकअप बॉक्स उठाकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर आई तो मेकअप के साथ आई। अब तो उसके हुस्न को 4 चांद लग गए थे। उसने तमाम जेवरात वापस पहन लिए जो मैंने उसको शादी पर दिए थे। मैं जो बात कुछ देर पहले गुस्से से पूछने वाला था, अब मैं प्यार से पूछ रहा था कि उसने मेरे साथ तस्वीरें क्यों नहीं बनवाई। उसने कहा वो कैमरे में अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि सबसे पहले आप मुझे देखें। मेरा सारा हुस्न, सारी खूबसूरती सिर्फ आपके लिए है। मैं क्यों दूसरे लोगों को अपना हुस्न दिखाती फिरूं। फिर उसने कहा कि आप मुझसे नाराज हैं, चलें ठीक है, हम मोबाइल में तस्वीरें बना लेते हैं। फिर उसने मोबाइल में ही मेरे साथ शादी के जोड़े में तस्वीरें बना ली। मुझे अंदाजा हो गया था वो बहुत अच्छी लड़की है और अपने शोहर को राजी करना अच्छे तरीके से जानती है। मेरी बीवी को दूसरे लोग देखें ये तो मुझे भी पसंद नहीं था। खैर मैंने उसे मजीद कुछ नहीं कहा। हमने खूबसूरत जिंदगी के उस सफर का आगाज किया। उसने मुझे बहुत खुशी दी थी, मुझे उससे कोई शिकवा नहीं रहा। शादी के कुछ ही दिनों में मुझे अंदाजा हो गया कि वो जमाने को खुश करने वाली लड़की नहीं है, वो सिर्फ शोहर को खुश करना चाहती है। मैं दिन ब दिन उसकी बातों से मुतासिर होता जा रहा था। मैंने महसूस किया था कि उसका हंसना बोलना हर अंदाज सिर्फ मेरे लिए था। उसे बहुत अच्छे तरीके से पता था कि शोहर को कैसे राजी करना है, मगर मुझे नहीं मालूम था कि आगे किस किस्म की कयामत मेरी मुंतजिर है। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ मेरी जान का अजाब बनने वाला था। मेरे कुछ दोस्त काफी दिन से जिद कर रहे थे कि कहीं दूसरे शहर जाकर घूम कर आते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं ऐसी जगहों पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन एक दिन उन्होंने बहुत जिद की तो मुझे जाना पड़ा। मेरे जाने का सुनकर मेरी बीवी उदास हो गई और रोने लगी। मैंने कहा कि एक ही रात की तो बात है, मैं वापस आ जाऊंगा, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। मैंने अपनी बीवी को ये नहीं बताया था कि सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, बल्कि मेरे दोस्त काफी दिन के लिए मुझे अपने साथ लेकर जा रहे थे। एक दिन का सुनकर ही वो इतना उदास हो गई थी। ये पहली बार था जब मैं बीवी से दूर जा रहा था। हम सुबह के निकले और शाम को वहां पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ी हवेली थी। मुझे अंदाजा हो गया कि ये कैसी जगह है, यहाँ किस किस्म के लोगों का आना जाना है और यहाँ पर कैसा काम होता था। और जिस किस्म की औरतें यहाँ पर मौजूद थीं, उनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कौन सा काम करती हैं। उन औरतों को देखकर मेरे दिल में उनके लिए नफरत उभर आई थी, क्योंकि मुझे अपनी बीवी याद आ रही थी। उसकी शर्मो हया की हर अदा ने मुझे इस कदर मुतासिर किया था कि उसके सामने मुझे दुनिया की हर औरत बेमोल लग रही थी। मैं हवेली के अंदर दाखिल हुआ। वहाँ पर शराब व कबाब दोनों का बंदोबस्त था। महफिल सजी हुई थी। मैं भी महफिल में बैठ गया। अचानक एक रकासा रक्स करते हुए मेरे सामने आई, लेकिन उसे देखकर मुझे लगा मैं अगला सांस नहीं ले पाऊंगा। वो जालीदार नकाब में थी, लेकिन मेरे सामने वो 7 पर्दों में भी होती तो मैं उसे पहचान जाता। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी थी। उसने रक्स करना शुरू ही किया था कि उसकी नजर मुझ पर पड़ गई और वो फौरन वहां से भाग गई। सब लोग परेशान हो गए। उसकी जगह दूसरी लड़की को लाया गया। उसने रक्स करना शुरू कर दिया, लेकिन वो लड़की जो मेरी बीवी थी वो कहाँ गायब हो चुकी थी। मुझे अपनी बसारत पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो मंजर मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वो सच था या कोई धोखा था। मेरा दिल कर रहा था कि सारी दुनिया को आग लगा दूं, लेकिन मैं बेबस था। मैं इतने सारे हजूम को नहीं बता सकता था कि जो नाच रही थी वो मेरी बीवी थी। मैंने वहां पर मौजूद एक खास आदमी से उसका पूछा तो उसने कहा वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा अनमोल है, उसकी तो बहुत ज्यादा कीमत है। अगर वो तुम्हें मतलूब है तो तुम्हें बहुत सारे पैसे लाना पड़ेंगे। उस आदमी की बात सुनकर मैं तैश में आ गया। मैंने आओ देखा ना बताओ उसे मारना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों ने आकर मुझे रोका और कहा ऐसा क्यों कर रहे हो। अब मैं अपने दोस्तों को क्या बताता कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं उनसे नहीं कह सकता था कि मैंने अपनी बीवी को इस हालत में इतनी बुरी जगह पर देखा था। मेरे दोस्तों ने जब मेरी हालत देखी तो वो मुझे वापस घर ले आए। मैं तो जैसे बर्बाद हो चुका था। मुझे पता था मेरी बीवी घर में मौजूद नहीं होगी, क्योंकि वो तो उस हवेली में थी।
सारा रास्ता यही सोचता रहा कि मेरी बीवी कितनी ड्रामे बाज निकली है। जब मेरी उससे शादी हुई थी, किस तरह वो अदाएं दिखाकर मुझे खुश किया करती थी। मैं समझ नहीं पाया था कि ये अदाएं एक शरीफ औरत की अदाएं नहीं थी। शादी की पहली रात उसका नमाज पढ़ना, शादी के दिन उसका पर्दा, सब कुछ ढोंग था। जब एक मुनाफिक इंसान को अपनी असलियत छुपाना पड़ती है तो वो ऐसा ही करता है। मैं गुस्से से घर में दाखिल हुआ और अपनी माँ से शिकवा करने ही वाला था कि अचानक से रुक गया, क्योंकि मेरी माँ के साथ टीवी लाउंज में मेरी बीवी बैठी हुई थी। वो दोनों टीवी पर कोई ड्रामा देख रहे थे। अपनी बीवी को अपने घर में देखकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि अभी तो मैं उसे हवेली में देखकर आया था। मुझसे पहले उसका घर पहुंचना नामुमकिन था। मैं फौरन से आगे बढ़ा, उसे बालों से पकड़कर सवाल करने लगा कि बताओ, उस हवेली में तुम क्या करने गई थी? तुम एक बदकिरदार लड़की हो। मैंने उसे वहीं पर जानवरों की तरह मारना शुरू कर दिया। मैंने उसे इतना मारा कि मुझे लगा कि चंद सांसें ही उसके अंदर बाकी रह गई हैं। वो रो रही थी, अपना कसूर पूछ रही थी। मैंने अपनी माँ से भी शिकवा किया कि मेरी शादी इस बदकिरदार लड़की से क्यों करवाई। मेरी बात सुनकर मेरी माँ को गुस्सा आ गया। मेरी अम्मा ने मुझसे कहा, क्यों वहशी जानवरों की तरह इस बेचारी पर टूट पड़े हो? इसका क्या कसूर है? मैंने तो चुनकर इस लड़की को तुम्हारे लिए मुंतखब किया था। कल तक तो तुम बहुत खुश थे, आज क्या हो गया है? मैंने जब सारी बात अपनी वालदा के गोश गुजार की तो उन्होंने हैरत से मुझे देखा और कहा कि जब से तुम गए हो और इस लड़की ने सारा दिन मेरे साथ गुजारा है और मैं इसकी चश्मदीद गवाह हूँ। मुझे अपनी वालदा की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं अपनी आंखों से उसे वहां देखकर आया था, मगर अपनी वालदा की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया था। मेरी माँ क्यों मुझसे झूठ बोलेगी? मैं खामोशी से अपने कमरे में चला गया। मेरा सर फट रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी बीवी ऊंची आवाज में रोए जा रही थी। ये सारा माजरा क्या था? मेरी समझ से बाहर था। मेरी माँ ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला था। मैंने अपनी बीवी से बातचीत बंद कर दी थी। मेरी बीवी रोते हुए मेरी तरफ देखती रहती थी। अगले दिन तस्दीक के लिए मैं उसी जगह अपने दोस्त के साथ चला गया। मैंने अपने दोस्त को सारा माजरा बता दिया। मेरा दोस्त भी सुनकर हैरान हुआ। हम उस हवेली में पहुंचे और बड़ी राजदारी के साथ हमने उस इंसान का पता करवाया जो उस लड़की का दलाल था, जो उसे हवेली लेकर आया था। मालूम हुआ कि वो लोग गांव के रिहायशी हैं। मैं और मेरा दोस्त फौरन ही उस दलाल के पास गए। मेरे दोस्त ने उसे कहा कि वो लड़की कहाँ है, हम उसकी मुंह मांगी कीमत देंगे। मेरा दोस्त ऐसा कहते हुए मुझसे नजरें नहीं भी मिला पा रहा था। मेरे दिल पर भी जैसे खंजर चल रहे थे, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं था। उस लड़की को सामने लाने के लिए उस दलाल ने कहा कि वो लड़की को तो मैं कोठे से लाया था, वो वहां पर ही रहती है। मेरी भी रिहाइश वहीं पर है, लेकिन मेरा घर यहाँ पर है। मैं बीवी बच्चों के साथ यहाँ रहता हूँ। अगर आप मुझे 2000 दें तो मैं आपको उसके पास लेकर जा सकता हूँ। बाकी की डील आप उसकी नायिका से कर लेना। मेरे दोस्त ने उसे 2000 दिए तो वो कहने लगा, चले मैं आपको उस जगह पर लेकर जाता हूँ। वो शख्स हमें उस कोठे पर लेकर गया। मैं उस लड़की को देखकर परेशान हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उसे क्या कहूँ, क्योंकि वो हूबहू मेरी बीवी थी। वो यहाँ पर कैसे पहुँच गई थी? मैंने तो उसे इतना मारा था कि वो सफर करने के लायक ही नहीं थी। उसके चेहरे पर जख्म के निशान थे। अब सारे निशान अचानक से कैसे साफ हो गए थे? मैं हैरानगी से उसे देख रहा था। वो चौंक कर खड़ी हुई और मेरे कदमों में गिर गई। उसने मुझे कहा कि खुदा के लिए मेरी बहन को तलाक मत देना, उसे घर से मत निकालना, उसका कोई कसूर नहीं है। वो वाकई में बहुत नेक और परहेजगार लड़की है, मैं ही बुरी हूँ। मैं उसकी बात सुनकर हैरत से पूछने लगा, कौन सी बहन और कैसी बहन? उस लड़की ने बताया कि आपकी बीवी मेरी जुड़वा बहन है। हम दोनों हम शक्ल हैं, शक्लो सूरत, कद, रंगत और जिसामत बिल्कुल एक जैसी है। हम दोनों के वजूद में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है। अक्सर जुड़वा बहनों में बहुत फर्क होता है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो कि पहचानी नहीं जाती। हम दोनों बहनें भी ऐसी ही थी। मैं हैरत से उसे देख रहा था कि वो खड़ी हो गई। उसने कहा कि आप सुकून से बैठ जाएं, आपको सारी कहानी सुनाती हूँ। उसकी बात सुनने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, सो मैं आराम से बैठ गया। उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू की और मेरा पूरा जिस्म कांप उठा था। उसने कहा कि हम दोनों बहनों का ताल्लुक एक बहुत ही शरीफ घराने से था।
हमारे वालिद इमाम मस्जिद थे। मेरी माँ भी दर्स दिया करती थी। बचपन से ही हम दोनों बहनें भला की खूबसूरत थीं, लेकिन 12 साल की उम्र में किसी ने मुझे अगवा कर लिया। मैं अपने वालिदैन से बिछड़ गई। मेरे वालिद ने मुझे बहुत ढूंढा, लेकिन मैं उन्हें ना मिली। जिस इंसान ने मुझे अगवा किया था उसने मुझे इस कोठे पर बेच दिया था। यहाँ पर मेरे साथ वही सलूक हुआ जो अगवा हुई लड़की के साथ होता है। मैं तो 12 साल की बच्ची थी। 12 साल की उम्र में ही मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए थे। मेरे बड़े होने का किसी ने भी इंतजार नहीं किया। इतनी छोटी सी उम्र में मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ। फिर मैं मजबूर हो गई ये काम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे भूखा प्यासा रखा, मुझ पर बहुत जुल्म किया। आहिस्ता आहिस्ता मैं उनके रंग में रंगती चली गई। फिर कई साल बाद अचानक एक रोज बाजार में मेरी मुलाकात एक औरत से हुई। उसने मुझे देखकर पहचान लिया, मुझे गले से लगाया और मुझे कहा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने उस औरत को नहीं पहचाना, मुझे कुछ याद नहीं था। उस औरत ने कहा, मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। वो मेरी माँ थी। उसने मुझे देखकर सिर्फ इसलिए पहचान लिया क्योंकि मेरी और बहन मेरी बिल्कुल मेरी ही जैसी थी। फिर उसने मुझे मेरी बहन दिखाई। वो भी उसी बाजार में शॉपिंग के लिए आई हुई थी। मुझे बहुत कुछ याद आ गया था। मैंने अपनी माँ बहन को गले लगाया। हम तीनों काफी देर तक रोते रहे। मेरी अम्मा ने बताया कि तुम्हारी बहन की शादी हो रही है, हम यहाँ उसकी शॉपिंग करने आए हैं, तुम हमारे साथ चलो। मैंने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा मैं इतनी गंदी हो चुकी हूँ कि अब कोई शरीफ घराने वाला मुझे कबूल नहीं करेगा। मेरी बात सुनकर मेरी माँ की रूह लरस गई। उसने कहा, हमने तुम्हारी याद में इतने आंसू बहाए हैं कि अब आंखों से आंसू ही खत्म हो गए हैं। लेकिन मुझे मालूम था वो जो तुम्हें उठाकर ले गए थे वो तुम्हें ऐसी गंदी जगह पर ही लेकर गए होंगे। मेरी रातों की नींदें तुम्हारे जाने के बाद हराम हो गई थी, लेकिन वक्त गुजरता गया, मैंने खुद को संभाल लिया। बस मैं यही दुआ करती थी कि काश तुम मर जाओ, मगर ऐसे हाथों में ना लग जाओ। लेकिन आज ये सुनकर मेरा दिल फट रहा है कि तुम इस हाल में पहुंच गई हो जिसका मुझे खौफ था। मैं बहन की शादी पर बुर्का पहन कर आई थी। मैंने आपको वहां पर देखा था। शादी वाले दिन मेरी बहन खुद को 7 पर्दों में छुपा कर बैठी थी। उसकी यही वजह थी कि कोई उसे मेरी तरह ना समझ ले, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे। हम लोगों को यही खौफ था कहीं इस शादी में ऐसा कोई इंसान मौजूद ना हो जिसने मुझे कोठे पर देखा हो और फिर वो आपसे ये कहे कि आपकी बीवी एक तवाइफ है। आज मेरी माँ मेरे लिए तड़प रही है, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि कभी हमारे पास ना आना, तुम्हारी इज्जत दागदार हो गई है। अगर ये बात खुल गई तो फिर तुम्हारी बहन की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। इस सब में ना तुम्हारा कसूर है और ना मेरा और ना ही तुम्हारी बहन का, लेकिन फिर भी जमाना हमें जीते जी मार देगा। वो लड़की अपनी कहानी सुनाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने अपनी माँ को वीडियो कॉल की, उसे कहा कि मुझे मेरी बीवी दिखाओ। तो मेरी बीवी मेरी माँ के साथ बैठी हुई थी। मैं घर आया तो मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं किन अल्फाज में अपनी बीवी से माफी मांगूं। वो बिल्कुल बेकसूर थी, उसकी बहन भी बिल्कुल मासूम थी। उसकी बहन को तो सिर्फ 12 साल की उम्र में अगवा किया गया था। उस बेचारी का क्या कसूर था? वो तो एक दलदल में गिर चुकी थी। मैंने अपनी बीवी से माफी मांगी, लेकिन अम्मा ने कहा, तुम्हें माफी ना तुम्हारी बीवी देगी और ना ही मैं तुम्हें माफ करूंगी। एक शक की बुनियाद पर तुमने इस बेचारी को मार मार कर हलकान कर दिया। किसी पर जुल्म ढाने से पहले उसकी बात सुन लेनी चाहिए। अगर मैं उसके साथ ना होती तब शक की गुंजाइश थी, लेकिन जब तुम्हारी माँ तुमसे कह रही है कि तुम्हारी बीवी सारा दिन मेरे साथ थी, तो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं उसकी बहन से मिलकर आया हूँ, मेरा भी कसूर नहीं था। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी बहन बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। मेरे बार बार माफी मांगने पर मेरी बीवी और मेरी माँ ने मुझे माफ कर दिया था। फिर मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बीवी की जुड़वा बहन को भी उस जगह से आजादी दिलवा दी और उसकी माँ के साथ उसे दूसरे शहर भेज दिया ताकि कोई उसे पहचान ना सके। अपनी बीवी को मैं हर महीने उसकी माँ और उसकी बहन से मिलवाने के लिए लेकर जाता हूँ। अब आप बताएं कि मैंने अपनी बीवी और उसकी बहन के साथ ठीक किया या गलत? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा।
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔